हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, शिपिंग सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जिसे अभी हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ 2 शिपिंग स्टॉक्स एससीआई एंड जी शिपिंग, इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो हेडलाइन में बताई जा रही है, देश में मजबूत होगा जल परिवहन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, 20 लाख नई नौकरियों के मिलेंगे अवसर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा विस्तार से हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है, जल परिवहन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मैरीटाइम विजन 2030 पर काम कर रही मोदी सरकार का मानना है कि जलमार्ग से भारत की आर्थिक प्रगति की नई राह तैयार होगी और बिल्कुल होगी। अगले 5 वर्ष में कंटेनर हैंडलिंग क्षमता दोगुनी यानी 40 मिलियन टीईयू हो जाएगी, जिससे 20 लाख नई नौकरियों के अवसर भी तैयार होंगे। काफ़ी अच्छी बात है। सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय पोत पतन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैरीटाइम विजन 2030 पर मंत्रालय काम कर रहा है। इसके तहत अब तक के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत किया जा चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो खबर आ रही है मैरीटाइम विजन 2030 की, ठीक है, जिसके तहत जो शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने की बातें की जा रही है। मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ें कही जा रही है कि अब तक के गवर्नमेंट की जो हमारे वर्तमान के गवर्नमेंट है प्रधानमंत्री, तो इनके बारे में कही जा रही है कि इनके कार्यकाल में अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत किया जा चुका है, लेकिन 2030 तक मैरीटाइम विजन के तहत और भी मजबूत करने की कोशिशें की जाएगी शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। तो शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी जो इंडिया है ये काफ़ी पीछे है। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस किया था एकदम डिटेल्स में कि इंडिया का स्थान कितने नंबर पर है और इंडिया का एम कैसा है आने वाले सालों में शिपिंग सेक्टर में ग्रो करने के लिए, ठीक है। देखो गाइज, इंडिया जो है ये अभी शिपिंग सेक्टर में ग्लोबली वाइज बात करें तो काफ़ी पीछे है, लेकिन इंडिया की कोशिश ये है कि आने वाले कुछ सालों में हम शिपिंग सेक्टर में टॉप 10 में आए एंड उसके बाद फिर टॉप 5 में। इस प्रकार से शिपिंग सेक्टर के अंदर जो इंडिया है इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो करना चाहता है, ठीक है। एंड इससे जुड़ी एक गवर्नमेंट की मतलब योजना है मैरीटाइम विजन 2030, जिसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसके तहत जो गवर्नमेंट का मंत्रालय है, ठीक है, तो मंत्रालय के द्वारा नई नई पॉलिसीज बनाई जा रही है, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। अब देखो, ये पॉलिसीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें कब देखने को मिलेगी? बड़े बड़े इवेंट्स पर, लाइक बजट आएगी हमारी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, तो उसके अंदर हो सके तो मैरीटाइम विजन 2030 से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज देखने को मिल जाए, कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। अभी इस विजन पर काम किया जा रहा है, यहाँ पर योजनाएं बनाई जा रही है कि कैसे शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, कैसे शिपिंग सेक्टर को ग्रो किया जाए। अब दोस्तों देखो, पिछले 1-2 सालों की अगर हम बात करें तो उस वक्त गवर्नमेंट की जो सपोर्ट थी शिपिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी बेहतरीन तरीके से थी। इस वजह से शिपिंग स्टॉक्स के अंदर हमें पिछले 1-2 सालों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अभी यहाँ पर देखो, इस बार जो यूनियन बजट आई थी हमारी, उसमें कुछ खास गवर्नमेंट का फोकस देखने को नहीं मिला, क्योंकि देखो यार, गवर्नमेंट हमेशा एक ही सेक्टर पर ध्यान नहीं दे सकती है। सभी सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना होता है और सभी सेक्टर्स को एक साथ लेकर नहीं चल सकती है, क्योंकि उतना फंड भी तो होने चाहिए। तो कभी एक सेक्टर को बढ़िया बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो कभी दूसरे सेक्टर को बढ़िया बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो हो सके तो नेक्स्ट बजट में शिपिंग सेक्टर के लिए कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट आए। अगर बढ़िया अनाउंसमेंट आएगी तो शिपिंग कंपनीज को बढ़िया तरीके से सपोर्ट मिलेगी गवर्नमेंट के द्वारा एंड फिर शिपिंग स्टॉक्स के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब चलो यहाँ पर हम कुछ 2 शिपिंग स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जिनके अंदर लोग हाई के लेवल्स पर बाइंग करके फंसे हुए हैं। फर्स्ट स्टॉक है एससीआई यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, एससीआई की अगर हम बात करें तो अभी ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो लगभग
30-31% की डिस्काउंट पर अवेलेबल है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। इससे पहले की बात करें तो यहाँ तक गिरी हुई थी स्टॉक, अभी तो थोड़ी-सी रिकवरी सपोर्ट के लेवल से देखने को मिल रही है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाई के लेवल्स पर बाइंग किए होंगे, ठीक है? और मेरा दावा है कि अगर आपने यहाँ पर हाई के लेवल्स पर बाइंग किया है, तो आपको मार्केट में आए ज़्यादा वक्त नहीं हुए होंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कमेंट में ईमानदारी के साथ बताना कि यार आपको मार्केट में कितना वक्त हुआ है आए हुए, ठीक है? अगर मार्केट में नए हो तो ही इस प्रकार की मिस्टेक करोगे कि हाई के लेवल्स पर बाइंग कर लिया, क्या सोचकर कि यार अभी बाइंग नहीं किया तो फिर प्राइस आगे निकल जाएगा, है ना? क्या मैं सच कह रहा हूँ? ज़रूर से कमेंट में जवाब देना। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अपने तरफ से, वो भी समझेंगे। पहले थोड़ा फंडामेंटल रेशियोज को एंड कुछ और भी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 12,425 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 16.5 की, इंडस्ट्री पी 21.9 की। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। पीजी रेशियो 0.41 की, चलो ठीक है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन स्टॉक की ठीक है। आरओसी के परसेंटेज की बात करें तो सिंगल डिजिट में है, आरओई भी सिंगल डिजिट में है। प्रमोटर्स होल्डिंग 63.8%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 267, 52 वीक हाई 385 और लो है 128 की। बुक वैल्यू 150 रुपए की, डेप्ट है 2914 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.42 की। चलो डेप्ट इक्विटी रेशियो भी जो है ये ठीक है। फ्री कैश फ्लो 548 करोड़ की, डिविडेंड यील्ड 0.18% की, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 16.1 रुपए की। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो भाई देखो काफ़ी वीक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाते हैं। कभी सिंगल डिजिट में, कभी डबल डिजिट में, तो कभी माइनस में चली जाती है। देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने है ये डेटा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन रिटर्न्स की बात करें तो देख सकते हो स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया बने हैं, जबकि कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स उस प्रकार से नहीं बढ़े हैं। तो जो तेजी थी स्टॉक में पास्ट में, जो तेजी बनी है वो सिर्फ न्यूज के बेसिस पे बनी है, अर्निंग्स के बेसिस पे नहीं। और देखो न्यूज के बेसिस पे जब भी तेजी आती है कोई स्टॉक में तो वो तेजी टिकाऊ नहीं होती है, वो कभी ना कभी नीचे आएगी ही आएगी। और देखो अगर कोई स्टॉक में अर्निंग्स के बेसिस पे तेजी आ रही है तो वो तेजी एक टिकाऊ तेजी मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखो गाइज, पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे कुछ खास नहीं लगती है ये कंपनी। क्यों? क्योंकि काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा में। अब देखो गाइज, कोई कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स ही ठीक तरीके से नहीं बढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्लस माइनस होते रहेंगे, तो यार कंपनी कैसे ग्रो करेगी? मेन तो उनका वही बिजनेस है, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे और उतनी ही बेहतरीन तरीके से कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, कोई भी कंपनी को ग्रो करने के लिए। बिना अपने प्रोडक्ट्स बेचे कोई कंपनी कैसे बढ़ सकती है आगे, है ना? प्रोडक्ट्स हो या फिर सर्विस हो, चीज़ों को समझ कर चलना है, ठीक है। तो देखो मेन चीज़ यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट्स ही है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाली। तो उस हिसाब से आप समझो कि यार ऐसे में कंपनी को कैसे ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ों को देखकर पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे कुछ खास नहीं लगता है ये स्टॉक, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में नेगेटिवली तौर पे रिएक्ट करें, उल्टा सीधा मुझे कहे, लेकिन देखो मेरा फर्ज है जो भी रियल चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करना। आपकी खुशी के लिए मैं सही को गलत और गलत को सही नहीं कह सकता, ठीक है। अगर आपको अटूट विश्वास है, अगर आप इमोशनली अटैच्ड हो स्टॉक के साथ तो आप रहो। मैं आपको कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि भाई यहाँ पर अगर आपने बाइंग कर रखा है तो आप सेल कर दो या फिर आप बाइंग करो। तो यहाँ पर आपसे को कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। जो भी चीज़ें डिस्कस की जाती है यहाँ पर वो सब एजुकेशनल पर्पज से की जाती है। इन चीज़ों को समझने के बाद आपको अपनी तरफ से भी स्टडी करनी होगी, अपनी भी एनालिसिस करनी होगी एंड उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है, आपको अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस के अनुसार अगर ऐसा लगता है कि हाँ चलो सही है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो फिर आप कर सकते हो।
या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। तो देखो गाइज, मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखकर इन्वेस्टमेंट किया था इस स्टॉक के अंदर। अब देखो गाइज, अगर मैं अपनी बताऊं, अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता तो मैं क्या करता। देखो गाइज, मेरे पास काफ़ी सारे कंपनीज के ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, काफ़ी सारे सेक्टर्स के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मैं स्मॉल कैप में ही अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा तो कोई और कंपनी क्यों नहीं चूज करूंगा, जहां पर बेटर हमें सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले, जहां पर कंसिस्टेंसी देखने को मिले, सभी चीजें अच्छी तरह से देखने को मिले, ठीक है। तो वहां पर मैं क्यों नहीं इन्वेस्ट करूंगा, उसे छोड़कर मैं यहां पर क्यों रिस्क लूंगा, है कि नहीं। तो वो चीजें समझनी है, ठीक है। मैं मानता हूं कि शिपिंग सेक्टर जो है इसमें ग्रोथ है आगे चल करके, लेकिन फिलहाल ग्रोथ है तो ऐसे ही आंख बंद करके कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं ना। तो चीज़ों को समझना है। देखो, ऐसा नहीं है कि शिपिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ यही दो कंपनीज हैं जिसके साथ ही हमें चलना होगा, बिल्कुल नहीं। देखो, और भी कुछ कंपनीज है जो कि शिपिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। लाइक इनडायरेक्टली अगर हम बात करें कि इनडायरेक्टली कुछ कंपनीज इन्वॉल्व है। लाइक यहाँ पर देखो, शिपिंग सेक्टर के अंदर कंटेनर्स की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा होती है, कंटेनर्स की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कंटेनर्स बनाने वाली कंपनीज के साथ आप चल सकते हो। इसके लिए एक मोस्ट पॉपुलर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जुपिटर वेगन्स लिमिटेड। शिपिंग सेक्टर के अंदर जो कंटेनर्स यूज किए जाते हैं वो ये कंटेनर्स कंपनी बनाती है। तो इनडायरेक्टली हमने शिपिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। शिपिंग सेक्टर ग्रो करेगी तो कंटेनर्स की डिमांड बढ़ेगी, कंटेनर्स की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा शिपिंग सेक्टर के अंदर सबसे मेन चीज तो है शिप्स। शिप बनाने वाली कंपनीज के साथ चल सकते हैं। अब देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि अब आप लोग यहाँ पर बेचकर जाकर जुपिटर वेगन्स या फिर मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड इन स्टॉक्स को खरीद लो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर आपको ठीक लगता है ये स्टॉक तो इसके साथ बने रह सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो देखो, अगर आपने हाई के लेवल्स पर बाइंग किए हैं और काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं, स्टॉक तो ये 30% तक गिर चुकी है। अगर आपने यहाँ पर पीक पर बाइंग किया होगा तो 30-31% की लॉस तो आपको हो ही रही होगी। अब देखो गाइज, अगर आपको इतने लॉसेज होने के बाद कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है, भरोसा अगर नहीं है और आप लॉस बुक करके निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको भरोसा है कंपनी के ऊपर और लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप होल्ड कर सकते हो। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक के अंदर तेजी आएगी आगे चल करके, बिल्कुल आएगी, ये ध्यान में रखकर चलो। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो आगे चल करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर आती है शिपिंग सेक्टर के लिए तो फिर इन स्टॉक्स के अंदर बेहतरीन तेजी देखने को मिल जाएंगे। तो उस वजह से अगर आप यहाँ पर बैठना चाहते हो, इंतजार करना चाहते हो तो बैठ सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है, 30% की अवेलेबल है। तो फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं अगर आपको कंपनी ठीक लग रही है तो, है ना। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखकर चलना कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। तो सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए ऐसी कंपनियों के साथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है जी शिपिंग, ठीक है। ये जो स्टॉक है ये अभी लगभग 20-21% की डिस्काउंट पर अवेलेबल है अपने 52 वीक हाई के लेवल से। तो यहाँ पर अगर हम इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो देखो, मार्केट कैप है 17,418 करोड़ की, स्टॉक पी 6.12, इंडस्ट्री पी 21.9 की। तो एससीआई के मुकाबले में इसकी जो पी रेशियो है ये काफ़ी कम है इंडस्ट्री पी के मुकाबले में। एंड पीजी रेशियो भी देख सकते हो काफ़ी कम है। तो वैल्यूएशन यहाँ पर और भी लो है, ठीक है। मतलब स्टॉक महंगा नहीं है, काफ़ी सस्ते भाव में मिल रहा है अभी। आरओसी 18.5%, आरओई 21%, चलो ये तो ठीक है। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग 30.1%। अब देखो, ये घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईज के होल्डिंग्स जो हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन है, एससीआई के अंदर भी है, ये भी ध्यान में रखकर चलना। अब करंट प्राइस की बात करें तो 1220, 52 वीक हाई 1544 और लो है 728 की।
बुक वैल्यू 868 रुपए की, डेप्ट है 3048 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी 0.25। चलो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक है। फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 2373 करोड़, चलो बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड 2.33%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 200 रुपए की। चलो ठीक है ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं। सिंगल डिजिट में ग्रोथ है कभी, तो कभी डबल डिजिट में और कभी माइनस में। सेल्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ के मुकाबले में फिर भी ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएशन यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी नहीं है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर, यहाँ पर भी ठीक ठाक हमें स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर भी डबल डिजिट्स में है, लेकिन स्पेशली हम पास्ट 3 इयर्स एंड लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों के बीच कंपेयर करके बात करूँ तो पर्सनली मुझे एससीआई के मुकाबले में जी शिपिंग ज़्यादा बेटर लग रही है। ठीक है, और रिसेंटली हमने जी शिपिंग एंड एससीआई दोनों को डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि ये जो कंपनीज हैं ये न्यू शिप्स खरीद रहे हैं। जी शिपिंग की बात करें तो जी शिपिंग जो है ये कंटेनर शिपिंग के अंदर भी एंट्री ले रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कंपनी है फिलहाल जो ऑयल्स एंड गैस होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टिंग करने की काम करती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ऑयल एंड गैस की जो डिमांड्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि पूरा जो दुनिया है ये रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में इनकी जो डिमांड्स है ऑयल एंड गैस की ये कम हो जाएगी, तो इनको ट्रांसपोर्टिंग के लिए मिलेंगे ही नहीं। तो इस वजह से कंटेनर शिपिंग के ऊपर भी ये जो कंपनी है ये एंट्री लेने की सोच रही है। तो आगे चल करके उस तरीके से जी शिपिंग को बेनिफिट्स मिल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम चार्ट की बात करें तो देखो ये जो स्टॉक है जैसा कि अभी हमने बोला कि 20-21% तक फिलहाल करेक्ट हो चुकी है अपने 52 वीक हाई के लेवल से। अगर देखो यहाँ पर आपने हाई के लेवल्स पर बाइंग किया है, लेकिन कंपनी के ऊपर अगर आपको पूरा भरोसा है तो फिर आप होल्ड कर सकते हो। भरोसा नहीं है तो ऐसे में किसी के भी कहे सुने पे आकर के ज़बरदस्ती इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरों के कहे सुने में आप इन्वेस्ट तो कर दोगे, लेकिन आप उसे होल्ड कर ही नहीं पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। आपको होल्ड करना वो स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपनी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा बनता है और फिर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हो। ठीक है, तो देखो अगर आपको कंपनी ठीक लग रही है, लॉस में हो, लेकिन फिर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आपने यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज नहीं दिया होगा। कमेंट में शेयर कर सकते हो कि अपने पोर्टफोलियो का कितना वेटेज दिया है इन स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, उस हिसाब से मैं रिप्लाई करूंगा कि वेटेज बहुत ज़्यादा है या फिर कम है। ठीक है, देखो ये जो कंपनी है ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, वेरी हाई रिस्की, वेरी हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो इसलिए सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है। और अगर कोई अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक अभी है और यहाँ पर डिस्काउंट भी ठीक मिल रही है, तो फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं अगर कंपनी आपको ठीक लग रही है और विजन है लॉन्ग टर्म का, तो है ना। और फर्स्ट एसआईपी करने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं अगर आपको कंपनी ठीक लग रही तो। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रखना कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ऐसे में रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। अब इस स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी तभी आएगी जब ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो इसको ब्रेकआउट मिलेगा बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तब। और वैसी सिचुएशन कब आएगी? जब गवर्नमेंट के तरफ से वैसी कुछ न्यूज आएगी शिपिंग सेक्टर को लेकर, तब। ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना। बाकी एक बात ये भी है कि शिपिंग सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। शिपिंग सेक्टर अगर हमारी ग्रो करती है तो ये जो शिपिंग कंपनीज हैं इनको आगे चल करके बढ़िया तरीके से काम मिल सकते हैं। इनकी जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अब देखो गाइस, अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो आगे चल करके अगर इन कंपनीज के अंदर
जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैं, उनमें कंसिस्टेंसी देखने को अगर मुझे मिलने लगे, बढ़िया तरीके से ग्रोथ देखने को मिलने लगे डबल डिजिट के साथ में, और एटलीस्ट 20 to 25% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर रहे, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट की सोच पाऊंगा। क्योंकि अभी देखो वैसी चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, और मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टॉक्स के ऑप्शंस हैं, तो मैं उन्हें छोड़कर यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करूँगा, है ना। वहाँ पर जब मुझे बढ़िया फंडामेंटल्स, बढ़िया सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के साथ में बढ़िया रिटर्न्स की चांसेस बन रहे हैं, तो मैं उन्हें छोड़ करके यहाँ पर क्यों आऊँगा, है कि नहीं। तो वो चीज़ों को समझ कर चलना है, ठीक है। बाकी दोस्तों ध्यान में ये रखना है कि अगर आपको कंपनी ठीक लग रही है तो आप होल्ड कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर सेल करके निकल जाओ। जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, वो अगर अगले बजट में बढ़िया तरीके से देखने को मिलती है शिपिंग सेक्टर को लेकर के, तो फिर इन कंपनीज के अंदर बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी। ये भी ध्यान में रखकर चलना, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो Q2 के अर्निंग्स आने वाले हैं अब, तो अर्निंग्स में देखते हैं कैसी अर्निंग्स इनकी आती है। अगर अच्छे रिजल्ट्स आए तो फिर स्टॉक के अंदर तेजी आ सकती है, अगर वीक आए तो फिर और भी गिरावटें आ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो शिपिंग सेक्टर एंड शिपिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ दो स्टॉक्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।